अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड हेलो गाइस। दोस्तों, लाहौर जिसका शुमार पाकिस्तान के कदीम शहरों में होता है, जोग्राफियाई लिहाज से 1,90,022 तूल बल और 3,10,050 अर्ज बल पर वाक़िया है। तहजीबी, तमदनी और सकाफ़ती लिहाज से ये शहर हमेशा मरकज़ निगाह रहा है। इसकी तवील तारीख़ माजी के शहर में गुम है और इसकी इब्तदाई तारीख़ के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ रिवायात और कयास मिलते हैं। मगर आमतौर पर यह कहा जाता है कि राजा रामचंद्र जी के दो बेटे थे। एक का नाम कसू था जिसने कसूर शहर की बुनियाद रखी और दूसरे का नाम लोह था जिसने लाहौर शहर बसाया। दोस्तों, इस तारीख़ी रिवायत से इसका कदीम होना अज खुद वाज़िया हो जाता है। लाहौर का जिक्र हमें किसी भी कदीम गैर इस्लामी किताब में नहीं मिलता। सिर्फ अब्दुल इस्लामी की किताब हदूदुल आलम में मिलता है, जो तकरीबन 994 ईस्वी की तसनीफ़ है। इस किताब से मालूम होता है कि ज़माने कदीम में लाहौर मुल्तान के मातहत था और मुल्तान का हाकिम कुरैशी कहलाता था। अलगर्ज तारीख़ में लाहौर की मौजूदगी का वाज़िया सबूत सबुकतगेन और उसके बेटे महमूद गजनवी के हमलों के दौरान मिलता है, जब उसने शमाली हिंद फतह किया, जिसकी निशानदही महकमे आसार कदीमा ने भी 1959 में किला लाहौर में जदीद हतूत पर खुदाई करने के बाद की। खुदाई से मिलने वाले आसार से दोस्तों ये मालूम होता है कि मुसलमानों की आमद से पहले इस किले की कोई ख़ास अहमियत ना थी, लेकिन ओहदे गजनवी से लेकर इब्राहिम लोदी तक आने वाली हुकूमतों में लाहौर को एक नुमाया मुकाम हासिल रहा। इस सिलसिले में सुल्तान महमूद गजनवी ने 1021 ईस्वी को लाहौर फतह करने के बाद एक नया किला तामीर करवाया। बरे सगीर के पहले मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी किला लाहौर में ही हुई और इसी शहर में वो चौगान खेलता हुआ जाँ बहक हुआ। दोस्तों, इसी तरह जब तुगलक सल्तनत जवाल के दहाने पर पहुंची तो शेखा खोखर लाहौर पर काबिज हो गया, मगर 1421 ईस्वी में सैयद मुबारक शाह ने शेखा खोखर के बेटे जसरत खोखर को शिकस्त देकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। अगरचे अवलीन मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हाथों लाहौर शहर को खासा नुकसान उठाना पड़ा, मगर बाद के मुग़ल शहनशाहों ने लाहौर की काफ़ी पजीराई की। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त देने के बाद हैबत खान नियाज़ी को हाकिम लाहौर मुकर्रर किया, जिसने किला लाहौर में रिहाइश एख्तियार की, लेकिन ज़्यादा देर क़याम न कर सका और दोबारा हुमायूं अनाने हुकूमत पर काबिज़ हो गया। दोस्तों, हुमायूं की अचानक मौत पर इसके बेटे जलालुद्दीन अकबर की ताजपोशी कलांवर में हुई तो इस वक़्त अकबर की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 12 साल थी। शहनशाह अकबर 1557 ईस्वी, 1571 ईस्वी और 1586 ईस्वी को लाहौर आए और बाकायदा तौर पर पुख्ता ईंटों के साथ किला तमीर करने की हिदायत की और लाहौर को दारुल सल्तनत बनाया। अकबर की वफ़ात के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जहांगीर अनाने हुकूमत संभालने के बाद 1606 में लाहौर आया और 1 साल तक किले में क़याम किया। यहाँ क़याम के दौरान बहुत सी इमारत तमीर करवाने का हुक्म सादिर फरमाया। जहांगीर के बाद इसके बेटे शाहजहां ने अपनी हुकूमत के पहले ही साल में शाही किले लाहौर में खूबसूरत इमारत तमीर करवाने का हुक्म जारी किया। सूबेदार वज़ीर खान के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम नई इमारत की तमीर मुकम्मल हुई और 1638 ईस्वी में शाहजहां किले में कुछ अरसे के लिए क़याम पजीर होने के लिए आया। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर अनाने हुकूमत का मालिक बना और 1658 ईस्वी को लाहौर तशरीफ़ लाया और किला का जायज़ा किया और ज़रूरी अहकामात जारी किए। बादशाही मस्जिद और आलमगीरी दरवाज़ा इन्हीं अहकामात की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद इनके जानशीनों में बाहमी चपकुलश और महाज आराई शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ फितनों ने सर उठाया और मुग़ल ख़ानदान का कोई भी हुक्मरान दोबारा लाहौर न आ सका, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ हुक्मरान बन गए और बिल आखिर पंजाब पर सिख काबिज़ हो गए। सिखों में रंजीत सिंह 1799 में लाहौर पर काबिज़ हुआ और एक बहुत बड़ा जश्न जिसे जश्न किला लाहौर के नाम से मुनक्किद करवाया और इसी जगह पर रिहाइश पजीर हुआ।
دوستو 1839 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا خرک سنگھ 1 سال حکومت کرنے کے بعد مر گیا۔ اس کے جانشین بھی سیاسی چپکلش اور انتشار کا شکار ہو گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے قلعے کی کئی عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا۔ سب سے آخر میں دلیپ سنگھ نے حکومت سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف رانی جندہ جو کہ رنجیت سنگھ کی بیوی اور کچھ سکھوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں انگریز فوج قلعے پر قابض ہو گئی اور بالآخر 1849 کو راجہ دلیپ سنگھ کو معزول کرنے کے بعد سکھ حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا اور مکمل طور پر لاہور انگریزوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ دوستو پھر اسی طرح 1849 سے 1927 تک شاہی قلعہ انگریز کا مسکن رہا۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں کافی تبدیلیاں کی اور مختلف عمارتوں کو گرا کر فوجیوں کی آسانی کے لیے گرجا گھر، شراب خانے، دفاتر اور کئی اسلحہ خانے بنائے، جس سے تاریخی ورثے کو کافی نقصان پہنچا۔ بالآخر 1927 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس قلعے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کو اصل حالت کے مطابق بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ دوستو یہ لاہور کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں قلعہ لاہور اور قلعہ لاہور کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچے۔